मैं ऑन कर दे रहा हूँ। सो अभी जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक कम बेसिकली हम लोग को क्वेश्चंस लगाने हैं। चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं, प्रैक्टिकल्स। एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया है। हम लोगों ने बेसिकली कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है। लेट आउट के केस में क्या होगा, सबसे पहले हमें जीवी पता होना चाहिए। जीवी का मतलब होता है एनुअल वैल्यू मकान की। मकान की एनुअल वैल्यू होता है कि अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस। ठीक है, यहाँ पे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अब यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। नेट एनुअल वैल्यू में फिर डिडक्शन देते हैं 24 का। 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनएवी, और 24B में हम लोग को डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। देन आता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड में सीधे एनएवी आप क्या करेंगे, नेट एनुअल वैल्यू नील कर देंगे। और 24 में डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसका मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मिलेगा, वो भी मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़। अब जो आएगा आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर इंटरेस्ट है तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब लॉस। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ जीवी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जीवी से हम कंप्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है क्या, कि जीवी कैसे कैलकुलेट करना है। तो जीवी बेसिकली 3 स्टेप में कैलकुलेट होता है। सबसे पहले फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, जो दोनों में से अधिक होगा। देन सेकेंड नंबर पे हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, आंसर ऑफ स्टेप 1, और इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, जो दोनों में से कम होगा। देन एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं, जो दोनों में से अधिक होगा, वही फाइनली जीवी होता है। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का रिडक्शन कैसे मिलता है। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो कोई लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट होगा उसका रिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर हम लोन ले रखे हैं मकान बनाने के लिए, ऐसे मकान को बनाने के लिए जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ऐसे में लिमिट सेट की गई है। अगर 1 अप्रैल 1999 के पहले अगर लोन ले रखा गया है, तो ऐसे केस में मैक्सिमम रिडक्शन 30,000 रुपीज़ है। लेकिन लोन कब लिया गया, 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद, तो पर्पस देखना पड़ेगा आपको। अगर रिपेयर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन के लिए ले रखा है तो मैक्सिमम 30,000 का रिडक्शन, और अगर बाई कंस्ट्रक्शन के लिए ले रखा है, यानी मकान बनाने के लिए या मकान खरीदने के लिए, तो मैक्सिमम 2 लाख का रिडक्शन मिलता है। फिर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, फ्रॉम लोन टेकन टू कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। इसी को हम लोग कहते हैं, यानी लोन लेने से लेकर के मकान बनने तक के समय को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। ठीक है, देन उसका भी रिडक्शन मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है, 5 किस्तों में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटेशन और जीवी इन द केस ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी के केस में कंप्यूटेशन कैसे करते हैं जीवी का। अगर वैकेंसी है और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, तो ऐसे में एक्चुअल रेंट को ही हम जीवी मान लेंगे। देन हम लोग का क्या था, अदर देन वैकेंसी। अगर वैकेंसी के अलावा कोई अगर रीज़न होता है तो क्या होगा, वैकेंसी के अलावा कोई रीज़न मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर किराया कम लिया जा रहा है, तो ऐसे में एक्सपेक्टेड रेंट को ही जीवी मान लेते हैं। और अगर वैकेंसी और क्या नाम, अदर देन वैकेंसी दोनों ही रीज़न है, तो एक्सपेक्टेड रेंट में से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर लेंगे। तो ये जो तरीका था जीएवी का वैकेंसी के केस में, तो ये अभी हम लोग रिकैप कर रहे थे। हम लोग ने सारे लगभग पॉइंट्स हम लोग ने एक बार जल्दी से रिकैप कर लिया है। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि थ्योरी हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये इलस्ट्रेशन जो हम लोगों ने सबसे पहले छोड़ा था, इसको पहले कंप्लीट करेंगे, इस एग्जाम्पल को। ABC owns 3 हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली। कहाँ पे है, दिल्ली में। द पर्टिकुलर्स ऑफ दिस हाउस आर एज अंडर। सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखा है पहले हाउस का 1,20,000 रुपये, फेयर रेंट 1,60,000 रुपये, स्टैंडर्ड रेंट 1,40,000 रुपये, और एक्चुअल रेंट है 12,000 रुपीज़। ओके, नाउ पीरियड ऑफ वैकेंसी इज नील, कोई वैकेंसी का पीरियड नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्सेस फॉर द इज 20% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू को 20% टैक्सेस म्यूनिसिपल टैक्स दिया जाता है।
तो ये साल भर का म्यूनिसिपल टैक्स हुआ है, लेकिन पेमेंट कितना किया गया? पेमेंट किया गया 24,000 रुपये। तो याद है टैक्स से हमें नहीं लेना देना, इसका मतलब है कि कितना पेमेंट हुआ है, जितना पेमेंट हुआ है उतने का ही रिडक्शन मिलेगा, उससे ज़्यादा का कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है। तो ये पहले हाउस का डिटेल था। नाउ सेकेंड हाउस का 1,70,000 म्यूनिसिपल वैल्यू, 2 लाख रुपीज़ पेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट 2,40,000, 18,000 क्या है एक्चुअल रेंट है, 1 मंथ पीरियड ऑफ वैकेंसी है, 40,000 रुपीज़ उसका म्यूनिसिपल टैक्स बनता है। ठीक है ना, सीधे अमाउंट दे रखा है, लेकिन पेमेंट कितना किया गया है 80,000 रुपये। तो आपको याद है, पता है जितना पेमेंट होगा उतने का रिडक्शन मिलेगा, तो 80,000 का, साल का तो 40,000 होता है, लेकिन पेमेंट किया 80,000, जितना पेड होगा उतने का रिडक्शन मिल जाएगा। हाउस 3 है 2,40,000 पेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं है, एक्चुअल रेंट है 21,000 पर मंथ, 6 मंथ पीरियड ऑफ वैकेंसी है, और म्यूनिसिपल टैक्सेस फॉर द ईयर 50,000, बट पेमेंट हुआ है 30,000। जितने का पेमेंट हुआ उतने का रिडक्शन आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं इसको। तो सर हेलो बोलिए। हेलो। तो सर ये जो 40,000 मतलब टैक्स हुआ, लेकिन ये 80,000 क्यों पेमेंट किया सर? पिछले साल का बकाया होगा। यस ठीक है, वो जो 40 सर। बता रहा है वो सिर्फ करंट ईयर का बता रहा है, लेकिन पेमेंट यस सर। 80,000, या तो ये हो सकता है पिछले महीने का बकाया हो। ठीक है, यस सर। फिर एडवांस टैक्सेस जमा कर रहे हैं जैसा कुछ भी। तो फिलहाल तो हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं, और कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा सा ये फॉर्मेट आपके लिए चेंज कर देता हूँ। म्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछने के बाद म्यूट कर लिया कीजिए। ये हम लोग मर्ज करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाउस 1 हम लोग बना लेते हैं, देन हाउस 2 कर लेंगे ये बगल में, और उसी के बगल में हम लोग कर लेंगे हाउस 3। ठीक है, इस तरह से लाइन से तीनों हम लोग एक साथ देख लेंगे, पढ़ लेंगे। सर हम कर लिए हैं सर, ये क्वेश्चन कल रात में कर रहे थे। कर रहे थे, बहुत बढ़िया। यस सर। हो गया था कि नहीं हो गया था? हो गया था सर, एक जगह कंफ्यूजन था सर। चलो, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाना चाहिए आपका। यस सर। तो ये देखो मैंने फॉर्मेट बना दिया है। अब यहाँ पे बस ये वैल्यूज हटा दे रहा हूँ। अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे किसकी, तो यही मैं फॉर्मूला सब जगह कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला सब कॉपी हो गया। अब सबसे पहले जीबी, तो जीबी हम लोग ऐसे ही मैनुअली हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूटेशन में न लिख करके सीधे कंप्यूट करता हूँ। सबको पता है पहला स्टेप में होता है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, जो दोनों में से अधिक हो। तो अधिक कौन है, 1,60,000। देन 1,60,000 और स्टैंडर्ड रेंट में कंपैरिजन होगा, जो दोनों में से क्या होगा, कम होगा। तो 1,60,000 140 में कौन कम है, 140। 140 कम है। अब 146। 140, हाँ बिल्कुल सही। अब 140 को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, तो 12 महीने के हिसाब से 1,44,000 हुआ। 144 और 140 में कौन अधिक है, 144 अधिक। 144। ठीक है, तो यानी कि 144 क्या हो गया, जीएबी हो गया। यस। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 144,000, ये हमारा क्या हो गया, जीएबी हो गया। जीएबी। अब देखिए हम लोग म्यूनिसिपल टैक्सेस देखेंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना पेड किया, पेमेंट वाली चीज़ हम लोग देखेंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड कितना है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड है 24,000, तो सीधा सीधा जितना दिया हो पेड में उतने का हम डिडक्शन ले लेंगे, 24,000 का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। देन नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 1,00,000
20,000। अब इसमें आपको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30%। तो देखिए यहाँ पे इसका कितना परसेंट हो गया, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की कोई बात ही नहीं किया है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, सीधे सीधे 84,000 आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया, वो भी हाउस 1 से। तो ये हाउस 1 का हिसाब था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, हाउस 2 की। हाउस 1 में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। सर ये जो म्युनिसिपल टैक्स है सर 24,000, 24,000। सर ये भी 20% है 1,44,000 का। देखो म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी थी, कहा क्या कहा है, म्यूनिसिपल टैक्सेस फॉर द ईयर ऑन म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी थी, 1,20,000। 1,20,000 का कितना परसेंट है, 20%। यस सर। 24,000 होता और 24,000 दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। 1,20,000 का 20% कितना होता है, 24,000 ना। यस सर। और 24,000 पूरा पे किया है। यस सर। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड यस हाउस। सर। सेकेंड हाउस पे आते हैं, ठीक है। किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ लीजिए। चलिए नहीं है। अब देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू जो देखते हैं 1,70,000। 1,70,000 म्यूनिसिपल वैल्यू है। फेयर रेंट है 2 लाख, जो दोनों में से अधिक होगा, विच एवर इज हायर। हायर कौन है, 2 लाख। 2 लाख को कंपेयर फेयर कर, रेंट। हाँ स्टैंडर्ड रेंट के साथ। देन विच एवर इज लोअर, कौन दोनों में से कम है, तो 2 लाख कम है। फेयर रेंट। 2 लाख को कंपेयर करेंगे 18,000 पर मंथ से। अब 18,000 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, 18,000 मल्टीप्लाई 2,10,000 बाई सर। 12 करते, लेकिन यहाँ पे आपको पता है एक महीना पीरियड ऑफ वैकेंसी है, 198 आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा यस है, सर। देखो अब 2 लाख को कंपेयर कर रहे हैं किससे, एक्चुअल रेंट से। तो एक्चुअल रेंट तो 198 आ रहा है। 2 लाख हमारा सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 170 2 लाख, जो दोनों में से अधिक है तो कौन अधिक है, 2 लाख। 2 लाख और स्टैंडर्ड रेंट में जो दोनों में से कम है तो 2 लाख। तो 2 लाख को कंपेयर करेंगे अब किससे, एक्चुअल रेंट से। तो एक्चुअल रेंट 18,000 के हिसाब 1,98,000। से 1,98,000 आ रहा है ठीक है, क्योंकि 1 मंथ यस पीरियड सर। ऑफ वैकेंसी है। तो 1,98,000 अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैकेंसी वाला आपको जीवी पढ़ना पड़ेगा। इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो हम लोग के केस में एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख था, याद रहे एक्सपेक्टेड रेंट कितना था, 2 लाख, और एक्चुअल रेंट कितना था, 198,000। तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, और रीज़न क्या है, वैकेंसी। क्योंकि अगर 12वां महीना उठ गया होता तो और आ जाता पैसा, और ये 18,000 रुपये और आता, तो जैसे 18,000 और आता तो ये क्या हो जाता है, 2 लाख से अधिक हो जाता है एक्चुअल रेंट। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक्चुअल रेंट क्या एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, और कारण एक है वैकेंसी है। और अगर वैकेंसी रीजन है तो जीएवी हम किसको मान लेते हैं, एक्चुअल रेंट ही जीएवी हो जाएगा। एक्चुअल रेंट। यस सर। यानी कि 198,000 ही क्या हो जाएगा, जीएवी। तो चलिए 198 को हम लोग जीएवी लिखते हैं। 98,000 इज योर जीएवी। अब म्यूनिसिपल टैक्सेस देखो कितना रिडक्शन मिलेगा। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना पेड कर रहा है, 80,000। 80,000 का हम लोग को रिडक्शन देना होगा। 80,000 का हमने रिडक्शन दे दिया। देन 118 आया। अब इसमें आपको पता है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इसका मिल जाएगा। इंटरेस्ट का कोई केस नहीं है, सीधे सीधे आ गया 82,600। ये आपका आ गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस 2 की बात होगी। अब हम लोग बात करेंगे हाउस 3 की। हाउस 3 जरा देखते हैं हम लोग। हाउस 3 में जो देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है 2 लाख, और फेयर रेंट 2,40,000, विच एवर इज हायर, कौन अधिक है, तो 2,40,000 हायर है, 2 लाख चलेगा। सही है। अब 2,40,000 यस सर। और स्टैंडर्ड रेंट दिया ही नहीं है, मतलब एप्लीकेबल ही नहीं है, तो यही 2,40,000 को ही हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे, ठीक है। और एक्चुअल रेंट है यस सर। 24,000 और पीरियड ऑफ वैकेंसी है 6,000, 6 मंथ सॉरी, 6 मंथ। 6 मंथ। हाँ, तो जो देखते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ पे जो था ना, सॉरी, एक्सपेक्टेड रेंट जो है ना वो है 2,40,000। ये अब एक्चुअल रेंट हम लोग देखते हैं। एक्चुअल रेंट जो है ना वो है 21,000, लेकिन आपको पता है 61 उठाया किराए पे, तो कितना आ रहा है? यस सर। 126। तो यहाँ पे आपको अगर अगर ये 21,000 रुपीज़ पूरे 12 महीने के लिए उठा होता, तब तो दो बाउन, तब तो इससे अधिक हो जाता है ना एक्सपेक्टेड रेंट से। फिलहाल यस एक्चुअल रेंट यस। एक्सपेक्टेड रेंट से कम है और कारण सिर्फ एक है, वैकेंसी। और अगर वैकेंसी रीजन हो तो क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट को ही जीएवी मान लेंगे। ये अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा। मान लेंगे। 126,000। अब देखिए कितना इन्होंने म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया, उसका रिडक्शन मिलेगा। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस ये दे रहे हैं, कितना पेड कितना कर रहे हैं, 30,000। म्यूनिसिपल टैक्स इनका बनता है 50,000 रुपये, लेकिन इन्होंने दिया कितना है, 30,000। तो रिडक्शन कितने का मिलेगा, 30,000 का ही। 30,000 का ही रिडक्शन मिलेगा। 96,000 आया, फिर देन 96,000 का कितना, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। इंटरेस्ट का कोई केस है नहीं, 67,200। ठीक है। और अगर इनका ये 3 हाउस है तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी होती है, इस 84,000 प्लस 82,000 प्लस 67,200। तो ये इनकी आ गई टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये टोटल हाउस प्रॉपर्टी। फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकी आ गई। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं, क्यों? समझ में सबको आ ही रहा है? सर लेकिन इस पे दो जो हाउस होगा वो तो यस सर। नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं। यहाँ पे तो सब कह रहा है ना, सर खुद ही कह रहा है कि ये सारे रेंट पे उठाए गए। तो जब सारे रेंट पे उठाए गए तो हमें क्या दिक्कत है? भाई देखो, एक आपको ये छूट मिलती है कि एक मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हो, बट आप दिखाओगे ही नहीं तो बात की बात। क्या समझे, तुमको दिखाते हो नहीं, सब किराए पे उठाए तो ठीक है, अच्छी बात, मैं ईमानदार इंसान हूँ। ठीक है। और यहाँ पे यस सर। हाउस प्रॉपर्टीज की थी, तीनों हाउस प्रॉपर्टी का हम लोग डिस्कशन कर लिया। आप देख रहे होगे 1,44,000, 1,98,000, वही सेम चीज़, सेम वैल्यू आई है जो हम लोगों ने अभी भी निकाला। ठीक है, यही सॉल्यूशन यहाँ पे बुक में समझाया गया। ठीक, इसको हम लोगों ने अपने से कर लिया। अब हम लोग अलग अगले इलस्ट्रेशन पे आएंगे। अगला इलस्ट्रेशन जो हमारा है, इन एग्जाम्पल जो हमारा है वो है मिस्टर चंदलर का इज द ओनर ऑफ 3 हाउस प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर। इसको भी हम लोग सेल्फ से ही सॉल्व करेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। तो मैं इसको जो कंपटीशन है ना, पूरा ले लेता हूँ, नहीं नीचे वाला भी कैलकुलेशन भी वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का एग्जाम्पल 1 है बुक का, ये हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 2। ठीक, अब चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अगेन मैं जी भी हटा दूँ, जो जो मैंने टाइप किया बस वही हटाया कीजिए। और मैंने क्या टाइप किया था, मैंने म्यूनिसिपल वैल्यू टाइप की, यानी सब में 2-2 वैल्यू बस टाइप किए, 2-2 वैल्यू हटा दी। चलिए अब स्टार्ट किए। सबसे पहले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, पहले अच्छे से क्वेश्चन पहले पढ़ लिया कीजिए। मिस्टर चंदलर इज द ओनर ऑफ 3 हाउस प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर। हाउस सी, हाउस डी, हाउस ई। तो यहाँ पे हाउस सी डी ई है, तो हम लोग भी अपने क्वेश्चन जो हम लोग जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं उसमें मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, हाउस सी ए, देन हाउस डी ए, देन हाउस ई है,
हाउस CDE। अब जरा पढ़ते हैं फेयर रेंट। फेयर रेंट यहाँ पे 36,000 रुपीज़ दे रखा है, और ऊपर देखो ब्रैकेट में क्या दिया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। फिर हाउस डी में भी देखो कह रहा है क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 2 मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड बना रहे, लेट आउट है, बाकी थर्ड वाला दे रखा है लेट आउट है। अब यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है, 36,000 फेयर रेंट है, म्यूनिसिपल वैल्यू 30,000 है, म्यूनिसिपल टैक्सेस 3,000 पेमेंट है, 24,000, 22,000, 2200, 30,000, 25,000, 2,500। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बिसाइड्स हाउस सी, इसके अलावा जो बता रहा है, इसके अलावा हाउस सी वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ लोन ऑफ 2 लाख रुपीज़, यानी कि हाउस सी को जो बनाया गया वो 2 लाख रुपए लोन लेकर के बनाया गया, रेज्ड फ्रॉम LIC। और ये लोन कहाँ से लिया गया, ये लोन हमने LIC से लिया। कितने इंटरेस्ट पे लिया, 10% पर एनम, यानी 10%। 10%। आवाज क्लियर नहीं है पीयूष। हाउस सी जो है, हाउस सी को इन्होंने क्या किया है, लोन लेकर के बनाया हुआ है। लोन कितने का लिया है, 2 लाख रुपीज़। वो भी कहाँ से लोन लिया है, LIC से ले रखा है। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे, 10% के इंटरेस्ट पे। तो अगर 2 लाख पे साल का इंटरेस्ट देखोगे 10%, कितना हुआ, 20,000 रुपये सीधा सीधा। एंड हाउस ई वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ मॉर्गेज ऑफ हाउस डी। अब कह रहा है कि हाउस ई जो बनाया गया है, हाउस ई को हाउस डी को मॉर्गेज पे रख करके बनाया गया, यानी इसको बंधक, मॉर्गेज मतलब होता है बंधक, गिरवी यू कैन से। तो हाउस डी को हमने गिरवी रख करके हमने हाउस ई को बनाया है, और हाउस डी को गिरवी क्या किया है, फॉर 1 लाख रुपीज लोन। तो 1 लाख रुपए लोन के लिए, ठीक है ना, फॉर लोन ऑफ रुपीज 1 लाख एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12%, यानी हाउस ई भी लोन लेकर के बनाया गया। हाउस ई 1 लाख रुपए लोन लेकर के बनाया गया, और ये लोन कैसे मिला है, जब हमने हाउस डी को गिरवी रखा है। और ये लोन कितने परसेंट इंटरेस्ट पे है, 12% इंटरेस्ट, यानी 1 लाख पे 12%, 12,000 रुपये हो गया साल का। द एनुअल वैल्यू ऑफ दिस हाउस फॉर द असेसमेंट ईयर 2015-16 है। तो मैं आपको 15-16 नहीं, मैं आपको ना 18-19, ओके, ये पहले समझाता हूँ, और हम लोग सॉल्व करेंगे 19-20 में क्या होगा, 18-19 में क्या होगा। तो ये हम लोग 2 बेसिस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर लिख दूँ, नहीं, असेसमेंट ईयर भी आपको समझ में आना चाहिए। 19-20, अगर असेसमेंट ईयर 19-20 है, ठीक है ना, इसका मतलब है प्रीवियस हो रहा है 18-19। तो असेसमेंट ईयर 19-20 का पहले मैं सॉल्व करता हूँ। उस समय आप सभी को पता है सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी ही एग्जाम्प्ट हुआ करती है, यानी एक प्रॉपर्टी को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, दोनों हाउस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान सकते। सवाल उठता है, अब जो हमारा जो टैक्स पेयर है मिस्टर चंदलर, वो कह रहा है कि दोनों मकान हम सेल्फ ऑक्यूपाइड पे हैं। तो वो भले चिल्लाए 2 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ एक मकान को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात है, या फिर कह लो असेसमेंट ईयर 19-20। तो अब इसमें क्या है, किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड इनकम टैक्स मानेगा, जिसकी एनुअल वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मेरे ख्याल से आपको देखने में लग ही रहा होगा कि हाउस सी की एनुअल वैल्यू ज़्यादा दिख रही है। हाँ बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही पीयूष। यस सर, क्लियर हो गया सर, जो पूछना था। अच्छा, जो पूछने वाले थे वो क्लियर हो गया, ठीक ठीक ठीक। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड किसको माना जाएगा, सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो जब कभी इनकम टैक्स जो भी टैक्स पेयर है, एसएससी है, अगर वो एक से अधिक मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड बताता है, तो इनकम टैक्स को सीधा सीधा अपना दिमाग लगाएगा, वो सीधा दिमाग क्या, उसका सीधा एक रूल है कि जिसकी भी एनुअल वैल्यू ज़्यादा होगी उसी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड आपको पता को माना जाएगा। अगर हम GAV निकाल लें तो फेयर रेंट कितना है, 36,000, और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है 30,000। आगे ना तो स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, ना तो एक्चुअल रेंट दे रखा है।
तो इसका मतलब है सिंपल सी चीज़ है, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू जो दोनों में से अधिक हो तो कौन अधिक है? 36,000। स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं है, वही 36,000 एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। एक्चुअल रेंट भी नहीं दिया है तो यही 36,000 आपका जीएवी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें 36,000 इज जीएवी। जबकि हाउस डी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसमें फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू जो दोनों में से अधिक है 24,000। देन ना तो स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है ना तो एक्चुअल रेंट दे रखा है, तो इसलिए 24,000 ही क्या हो जाएगा? जीएवी। तो आप देख रहे हो इन दोनों में किसकी एनुअल वैल्यू कम है, सॉरी ज़्यादा है? हाउस सी की। तो इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड हम लोग मानेंगे। तो हाउस सी को हम लोग क्या मान रहे हैं? ध्यान रहे, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है ना, एनुअल वैल्यू यहाँ पे नील नील, ये सब नील हो गया। स्टैंडर्ड रेंट का भी डिडक्शन मिलेगा। अब देखिए इंटरेस्ट का लेकिन डिडक्शन मिलेगा। अब इंटरेस्ट जरा देखिए कितना है। इंटरेस्ट बनता है, क्वेश्चन में दे रखा था हाउस सी को 2 लाख रुपए लोन लेकर के बनाया गया और लोन पर 2 लाख 20,000। जाता 10%। बिल्कुल सही, 20,000। यहाँ पे 20,000 का आप 20,000 बन रहा है सर। 20,000 का जैसे डिडक्शन देंगे तो इस जीरो वैल्यू में से माइनस हो जा रहा है सम ऑफ दिस वन, है ना। तो कितना आ गया? नेगेटिव आया, -20,000। मेरे ख्याल से इसमें किसी को सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर हाउस प्रॉपर्टी ऊपर से लोन लिया तो पक्का नेगेटिव आएगा, यानी कि हमें लॉस हो रहा है पहले हाउस प्रॉपर्टी में 20,000 का। ठीक है, अब हाउस डी को क्या मान लिया है? हाउस डी को गवर्नमेंट ने क्या माना? लेट आउट मान लिया गया। तो हाउस डी का जरा हिसाब देखते हैं। हाउस डी का कैलकुलेशन, नाउ 24,000 आपको पता है जीएवी हो गई है, तो चलिए 24,000 जीएवी और 2200 रुपीज़ म्यूनिसिपल टैक्सेस दिया है। 24,000 इज योर जीएवी। ठीक है, 2200 म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड किया है, 21,800। देन 6,500 65 सॉरी 6,540 रुपीज़ आपका 30% जीएवी का लेस हो जाएगा, 15,260 आ गया। कोई इंटरेस्ट है नहीं, हाउस डी लोन पे नहीं लिया गया है, बनाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई डिडक्शन नहीं है, 15,260। अब आप देख रहे होगे हाउस सी और हाउस डी दोनों को कंबाइन कर रहे हो तो कितना आ रहा है? माइनस, अभी भी लॉस आ रहा है 4,740 रुपीज़। अब हाउस ई को भी क्या माना गया है? लेट आउट। ये तो खैर खुद ही बोल रहा है लेट आउट है। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे लेट आउट बोल रहा है लेकिन किराया नहीं बता रहा है, वरना यहाँ पर रेंट की वैल्यू दे रखी होती। अब यहाँ पे देखिए हाउस ई क्या है? 30,000 और 25,000, विच एवर इज हायर, कौन अधिक है? 30,000, तो यही जीएवी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ना तो स्टैंडर्ड रेंट है ना एक्चुअल रेंट है। तो 30,000 इज योर जीएवी और म्यूनिसिपल टैक्स 2,500 दिया जा रहा है। 30,000 इज योर जीएवी, 2,500 आप क्या दे रहे हो? आप 2,500 म्यूनिसिपल टैक्सेस दे रहे हो, 27,500। इसका 30% स्टैंडर्ड एक्शन में निकल गया 8,250। अब इंटरेस्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हाउस ई को लोन लेकर के बनाया गया था। वो भी लोन कैसे मिला था? हाउस डी को जब गिरवी रखे थे, वो भी कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? 12% इंटरेस्ट पे। 1 लाख का लोन लिया गया है, 12% इंटरेस्ट, यानी अमाउंट कितना हो गया? 12,000 रुपीज़। 1 लाख का 12%, 12,000। यहाँ पे हम 12,000 का डिडक्शन देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला मैं सही कर दूँ, नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस हो जाएगा सम ऑफ दिस वन। ये देखिए आगे 7,250 रुपीज़, ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउस ई से आ रहा है। अब तीनों हाउस प्रॉपर्टी को जो हमने ऐड किया, ठीक है, तो देखो इन दोनों में प्रॉफिट हुआ था, इसमें लॉस हुआ, तो फाइनली हमारी इनकम कितनी है? टैक्सेबल इनकम 2,510 रुपीज़। तो ये वो टैक्सेबल इनकम है। तो इस लॉस होने से हमें देखो फायदा हुआ कि हमारी इनकम क्या होगी? घट गई। तो ये था इन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या? अगले एग्जाम्पल।
देखो इसमें भी वही सेम चीज़ की है। इसमें बस इन्होंने क्या किया सॉल्यूशन में, बस यहाँ पे ये लोग जीबी भी लिखने लगे हैं, बट नहीं लिखना चाहिए। आपको पता है अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सीधे एनएवी नील कर देना चाहिए। फिर इन्होंने लेस उसकी अमाउंट अमाउंट, ठीक। बाकी इनका भी देखो सेम आंसर आ रहा है 2510। अब ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो 50% क्वेश्चन वाली बात हो रही थी। तो अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। मिस्टर जॉय ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी हैविंग टू रेसिडेंशियल यूनिट, यूनिट 1 एंड यूनिट 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है ना, एंड यूनिट 2 जो है वो क्या है, लेट आउट है। तो यूनिट 1 यानी एक यूनिट में वो जो मकान है उसमें एक हिस्से में वो रहते हैं, एक हिस्से को लेट आउट कर रखा है, वो भी रेंट पे कितना है 6000 पर मंथ। रेंट फॉर 2 मंथ कुड नॉट रिकवर्ड, 2 महीने का किराया नहीं रिकवर हो पाया, यानी अनरियलाइज रेंट है। ओके, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 1,30,000। म्युनिसिपल वैल्यू हाउस की कितनी है, 1,30,000 है। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 1,25,000 है। फेयर रेंट कितना है, 1,40,000 है। सब दे रखा है। एक्चुअल रेंट आपको पीछे पता ही है, रेंट पर मंथ। म्युनिसिपल टैक्सेस इज इम्पोज 12% विच इज पेड बाई हिम। अब यहाँ पे देखो म्युनिसिपल टैक्सेस 12% बोल दिया, आप सॉल्व तक किसका 12%। तो हम लोग को अंडरस्टूड होना चाहिए म्युनिसिपल टैक्सेस किस पे जाता है, म्युनिसिपल वैल्यू पे। तो म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है कितना, 130। 130 का हम लोग कितना 12% हम लोग म्युनिसिपल टैक्सेस दिखाएंगे, वही पेड कर दिया इन्होंने। अदर एक्सपेंसेस वर एज, अब और भी खर्चे हुए उस मकान पे, जैसे मकान के रिपेयर पे 250 रुपीज़ और इंश्योरेंस पे 600, ठीक है ना। इंश्योरेंस मतलब करने पे 600 रुपीज़ प्रीमियम दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, और ये कब लिया गया था, 1998 में। फॉर कंस्ट्रक्शन 63,000 रुपीज़। तो इंटरेस्ट जो दे रखा है ना 63,000 रुपीज़ दिखा रहा है, वो भी लोन कब का है, बिफोर 1 अप्रैल 1999 है, और 1 अप्रैल 1999 के पहले का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इस पर मैं आपको जल्दी से एक थियरी में रिपीट करा दे रहा हूँ, वो आपको ध्यान रहना चाहिए। इंटरेस्ट इज बोरोड, अगर सेल्फ लेट आउट के पोर्शन पे तो कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन हाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड पे लिमिट होती है। और अगर वो लोन कब लिया गया, बिफोर 1 अप्रैल 1999, जो कि हमारा केस है, उसमें मैक्सिमम रिडक्शन 30,000 कर लेंगे। तो थियरी देखो दिमाग में होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। अगला, फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर जॉय फॉर द असेसमेंट ईयर 1780। असेसमेंट ईयर 1920 कर दे रहा हूँ। अच्छा एक और चीज़, सॉरी, ये क्वेश्चन हमने समझा तो दिया, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूँ। यहाँ पे अगर ये 1819 हमने असेसमेंट ये 1819 क्यों लिखा है, असेसमेंट ये 1920 था ना। अब अगर हम लोग इसी को सॉल्व करते, इसी क्वेश्चन को मैं बताने वाला था, अगर उसी क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करते पिछले वाले क्वेश्चन को, इस तरीके से सॉल्व करते, इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते अगर हम लोग असेसमेंट ईयर 2021, तो कैसे होता। तो सिंपल से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो हाउस प्रॉपर्टी हम लोग मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाले हाउस को जो भी ये चिल्ला रहे, दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड हम देख लेंगे। ओके, तो इसकी भी एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी, कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा, और सीधे सीधे बाकी का केस वही रहेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस में ही रह गया 12,750 रुपीज़। तो ये नेगेटिव हाउस प्रॉपर्टी इनकम आएगी, ठीक है। और इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा, मान लो इनकी सैलरी इनकम है, सपोज करो इनकी सैलरी इनकम होती, ठीक है ना, 10,000 रुपीज़, सॉरी मान लो 2,50,000 ना। तो अब क्या होता है,
इस सैलरी इनकम में जैसे हम जोड़ते हैं ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम, तो इनकी सैलरी घट जाती है कितनी, 2,70,000, 37,250। ठीक है, तो चलिए इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। 2021 के केस में क्या होता है, दो हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं, जबकि इसके पहले एक ही हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं। अभी अगला क्वेश्चन जो तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे जो आई वाला, वो अभी सॉल्व करेंगे हम तुरंत। अभी ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा है तो फिर से कनेक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है।